Hello, CM students. So just welcome in our next lecture of direct taxation. So हर लेक्चर की तरह हम इस वाले लेक्चर के अंदर भी अपना जो है हेडिंग डाल लेते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन, ओके, डायरेक्ट टैक्सेशन। सो चलिए हम लोग अपना जो ये लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन को। सो आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बता दिया था कि हम लोगों ने जो रेसिडेंट से जो रिलेटेड जो भी कंडीशंस थी उसकी रेसिडेंसी के लिए वो हम लोगों ने देख ली थी। और साथ ही हम लोगों ने देख लिया था इलिस्ट्रेशन नंबर 1 to 4। मैंने आपको बताया था कि टोटल में आपके लोगों के लिए जो लेके आया हूँ वो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो सिमिल्टेनियसली आपके 5 और 6 नंबर जो इलिस्ट्रेशन है वो बचे हुए हैं। सो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 5। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 5, सो इलिस्ट्रेशन नंबर 5 को आप लोग नोट डाउन कीजिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 5 बोलता है जेड केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। ये बोलता है जेड केम टू इंडिया, जेड केम टू इंडिया, जेड केम टू इंडिया फॉर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 24, फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर फर्स्ट टाइम ऑन July 24, July 24, 2016, 2016, from July 24, 2016, from July 24, from July 24, 2016, 2016 to December, to December 25, 2017, to December 2005, to December 25, 2017. He was in India. He was in India. He was in India. Okay, he was in India. Again, he came to India on August. Again, he came to India. Again, he came to India on August, on August, on August 5, 2020. 5 2020 for employment purpose, for employment purpose, for employment purpose, okay, for employment purpose, and left India on November, and left India on November, and left India on November 25, 2020, on November 25, 2020। ओके, इसके बाद हमको लिखना है परमानेंटली, परमानेंटली, परमानेंटली। ओके, इसके बाद हमको लिखना है डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, determine his residential status for the previous year, for the previous year, for the previous year, for the previous year 2020 to 21, 2020 to 21, assuming, assuming उसके बाद आपको लिखना है कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ही इज अ फॉरेन सिटीजन, ही इज अ फॉरेन सिटीजन, ही इज अ फॉरेन सिटीजन। उसके बाद आपको लिखना है सेकेंड, सेकेंड, ही इज अ इंडियन सिटीजन, ही इज अ इंडियन सिटीजन, ही इज अ इंडियन सिटीजन। सो ये था अपना क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको। क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि जेड केम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 2014, जुलाई 24, 2016। ओके, मतलब जेड था वो पहली बार इंडिया आया, और वो पहली बार इंडिया कब आया सर? वो आया 24 जुलाई 2016 को। ओके सर, फ्रॉम जुलाई 24, 2016 टू दिसंबर 25, 2017 ही वाज इन इंडिया। मतलब कि जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 24 2016 से लेकर 25 दिसंबर 2017 तक वो इंडिया में था। फिर वो इंडिया से चला गया। अगेन ही केम टू इंडिया ऑन अगस्त 5, 2020 फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस एंड लेफ्ट ऑन इंडिया 25 नवंबर 2020 परमानेंटली। मतलब उसके बाद में क्या किया उसने, वो 5 अगस्त 2020 को इंडिया आया और 25 नवंबर 2020 को उसने परमानेंटली इंडिया छोड़ दिया। डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 to 21 assuming he is a foreign citizen और he is a Indian citizen। ओके, इसके अंदर देखिए
इसके अंदर आपको देखना है प्रीवियस ईयर 2020-21 का। सो हम लोग डाटा देखेंगे अपना 1920 का। सो देखिए ये जो अपना प्रीवियस ईयर 2020-21 है, तो हम इसका डाटा देखेंगे 2021 का। तो 2021 के डाटा के अंदर हमको पता चलेगा कि वो अगस्त 5 को आया और नवंबर 25 तक वो रहा। सो अगस्त 5 के अंदर आपको पता है अगस्त के अंदर 31 डेज, अगर वो 5 को आया तो हम लेस करेंगे सिर्फ 31 में से 14। सो अगस्त के अपने जो टोटल नंबर ऑफ डेज बचेंगे वो अपने बचेंगे 31 माइनस 5 26 एंड 1 27 डेज अगस्त के। एंड देन सितंबर अपना पूरा बचेगा 30, जुलाई का सितंबर, अक्टूबर 31 एंड देन नवंबर में जो अपने डेज बचेंगे अपने बचेंगे 25। अभी देखिए आप इसका टोटल जब करेंगे, इसका टोटल आएगा 27 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 25। सो ये जो डेज आएंगे 113, ये जो डेज आएंगे 113 डेज। ये इसका प्रीवियस ईयर में रेसिडेंसी है। ओके, सो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले हम इसको लगाएंगे सेक्शन 6(1)(a). सेक्शन 6(1)(a) में ये लेस देन 182 डेज वाली कंडीशन के अंदर ये फॉल करेगा, ये करेगा लेस देन 182 डेज वाली कंडीशन के अंदर फॉल। बट इसके अंदर देखिए उसने क्या किया है, उसने ही केम टू इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। वो इंडिया आया है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, वो गया नहीं है एम्प्लॉयमेंट पर्पस से। सो सेक्शन 1(c) मिस्टर, तो इसके अंदर देखिए हम क्या लिखेंगे, इन दिस गिवन केस मिस्टर एक्स डिड नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन इन सेक्शन 6(1)(a) एज द पीरियड ऑफ स्टे इज लेस देन 182 डेज। ओके, फिर हम देखेंगे कि सेक्शन 6(1)(c) की कंडीशन, सो उसके अंदर वो he is in India for more than 60 days in the previous year as well as for more than 365 days in the proceeding for previous year। और फिर इसके 4 प्रीवियस ईयर का डाटा देखेंगे तो उसके अंदर वो क्या निकलेगा कि वो इंडिया में था, देयरफॉर वो बन जाएगा एक रेसिडेंट। फर्दर हम देखेंगे कि वो मिस्टर एक्स है, वो रेसिडेंट था 2 इयर्स में आउट ऑफ प्रीवियस 10 इयर्स। सो हाउएवर मिस्टर एक्स वाज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 520 days in the preceding 7 financial year, therefore he qualifies as a not ordinary resident, जो दिया हुआ है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। अभी देखिए इस केस में आपको दो चीजें बताई ना, एक तो फॉरेनर सिटीजन और एक इंडियन सिटीजन, ये इररिलेवेंट है इस केस में। व्हाई? बिकॉज बोथ द कंडीशन में वो क्या आएगा, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आएगा। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए जरूरी नहीं हमको कि वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेन सिटीजन हो। चलिए अभी शायद आपको इसका कम समझ में आया होगा। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं इसकी टेबल। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन। तो आंसर के लिए मैं आपको बताया हम यूज करेंगे ग्रीन पेन, तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जेड फॉर प्रीवियस ईयर। और आप ये जो क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा 2020-21। ओके, तो अभी आप लोग क्या बनाएंगे, अभी आप लोग बनाएंगे एक टेबल सुंदर सी। हम लोग एक टेबल का क्रिएट करेंगे और उस टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे अपनी स्केल का। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर बनाएंगे एक टेबल, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो डाटा है वो थोड़े ज्यादा ईयर्स के गिवन है। सो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर लिखने के बाद में हम लोग इसके 12 मंथ्स के कॉलम्स बनाएंगे। सो इट इज फाइनेंशियल ईयर का कॉलम हो जाएगा ये। इसके बाद हम लिखेंगे जनवरी 1 2 1 2 3 3 4 4 5 5 and then 6 and then 6 and then 7 7 and then 8 8 and then 9 9 and then 10 10 and then 11 11 and then 12, last one will be 12 12 and then we will write down the total। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे टोटल, क्योंकि देखिए इसके अंदर उसने दो बार बताया। एक बार उसने क्या बताया, एक बार उसने बताया कि वो 2016 में आया और 2016 में आके उसने 2017 में लेफ्ट किया, और फिर वो 2020 में आया और 2020 में उसने लेफ्ट किया। तो हम लोग इसके अंदर देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर्स अपनी 2016-17 का देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि 17 में आया तो 16-17 के अंदर फॉल करेगा। वो 24 जुलाई 2016 को आया, तो उसके अंदर 17-18 उसके अंदर 18-19 2018-19 उसके अंदर 19-20 ओके।
और फिर 2020 टू 21, 2020 टू 21। ओके, अभी देखिए इसके अंदर आप लोग यहाँ पे लिखना है जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड देन जुलाई। सॉरी, हम लोग ये जनवरी से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे अपना मार्च, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रैल से, क्योंकि अपनी जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होती है अप्रैल से। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट मार्च। ओके, देखिए अभी आप लोग मन में डाउट आ रहा होगा कि सर हमें जनवरी से क्यों नहीं कैलकुलेट करना शुरू किया। सो फ्रेंड्स, जनवरी से हमने इसलिए कैलकुलेट करना शुरू नहीं किया क्योंकि देखिए इसके अंदर जो हमारी फाइनेंशियल जो ईयर है वो स्टार्ट हो रही है अप्रैल से, और उसके अंदर एक दूसरा केस ये भी था कि अगर हम लोग उसको जनवरी से कैलकुलेट करना स्टार्ट करते तो फिर लास्ट में जाके हम लोगों को दिक्कत होती। ओके, सो 2016-17 में देखिए, अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि देखिए 16-17 में वो कब आया सबसे पहले, वो सबसे पहले है 24 जुलाई 2016 को। सो जुलाई के अंदर कितने डेज, 31 डेज। 24 को आया तो 24 भी काउंट होगा, मतलब 24 में 31 माइनस 23 इज इक्वल टू 8 डेज। तो जुलाई में आप लोग लिख दोगे 8 डेज। अगस्त पूरा यहीं पे था 31, सितंबर पूरा यही था, अक्टूबर भी पूरा यही था, नवंबर भी पूरा यही था, दिसंबर भी पूरा यही था, जैन भी पूरा यही था, फेब भी पूरा यही था, और मार्च भी पूरा यही था। ओके, अप्रैल में पूरा यही था, अप्रैल में पूरा यही था, मई में भी यही था, जून में भी यही था, जुलाई में भी यही था, अगस्त में भी यही था, सितंबर में भी यही था, अक्टूबर में भी यही था, और नवंबर में भी यही था। और देखिए ना दिसंबर 25 को लेफ्ट किया तो 25 कंप्लीट डेज काउंट होता है, 25 भी काउंट होगा। ओके, इसके बाद देखिए वो आया, वो इंडिया आया 5 अगस्त 2020 को। सो अगस्त में जाएंगे हम और यहाँ पे हम लिख देंगे 27। यहाँ पे हम 27 क्यों लिखेंगे सर, वो यहाँ पे हम 27 इसलिए लिखेंगे क्योंकि वो 5 अगस्त को आया, तो 31 माइनस बाय 4, 31 माइनस बाय 4 27, यस 27। ओके, फिर इसके बाद में सितंबर पूरा यही था, अक्टूबर पूरा यही था, और नवंबर में वो गया 25 को। सो 25 विल बी काउंटेड। सो 25, 27, 30, 31, 30, 25, और इसके बाद में जो भी बची है ईयर्स इसके अंदर हम कर देंगे डैश डैश, क्योंकि उस समय वो इंडिया में था ही नहीं, तो हम बेचारे को उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको जबरदस्ती अपने चंगुल में नहीं फंसाएंगे इनकम टैक्स के में। ओके, सो अभी देखिए बाकी के में हम डैश डैश कर देंगे। ओके, सो इसके बाद में देखिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपना टोटल। सो आपको कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो चलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट। 8 प्लस 31, 8 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, आंसर विल बी 251। टोटल क्या होगा, टोटल होगा 251 डेज, 251 डेज। ओके, 2017-18 की बात करें तो 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 25, टोटल विल बी 269 डेज, 269 डेज, 269 डेज। 18-19 की बात करें तो 0 डेज, 0 डेज। 19-20 की बात करें तो 0 डेज, और अगर हम बात करें 2020-21 की तो 27, 30, 31, 25, आंसर विल बी 113 डेज। ओके, 113 डेज। तो ये हो गया अपना ईयर का कंपटीशन, पूरी ईयर का, कि वो पूरी ईयर में कितने कितने दिन वो यहाँ पे रहा था अपने इंडिया में। सो उसी के हिसाब से हम बेचारे को उसको टैक्स पे करवाएंगे, देखेंगे पहले उसकी रेसिडेंसी क्या है। सो 113 डेज। ओके, सो अभी हम लोग देखिए हमने क्वेश्चन समझ लिया है पूरा। इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि इंडियन सिटीजन और फॉरेन सिटीजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों नहीं पड़ने वाला वो भी मैंने आपको समझा दिया है। सो अभी चलिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया कल सॉल्यूशन कैसे लिखना है। सो आप लोग लिखेंगे इन द गिवन केस, आप लोग इसमें लिखेंगे इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस Mr. Z doesn't satisfy, Mr. Z
doesn't satisfy, Mr. Dead doesn't satisfy the condition laid down in the condition laid down in section 6(1)(a), in section 6(1)(a। देखिए सेक्शन आप लोग याद रखेंगे जितना इतना ही बेटर है, क्योंकि फिर एग्जामिनर आपको देगा फुल मार्क्स अगर आप इसके अंदर सेक्शन लिखेंगे तो। एज इज पीरियड ऑफ स्टे, एज इज पीरियड ऑफ स्टे, एज इज पीरियड ऑफ स्टे is less than 182 days, is less than 182 days। ओके, इस पर आप लिखेंगे however as per section 6(1)(c, as per section 6(1)(c, Mr. X is in Mr. Z is in India for more than 60 days, for more than 60 days in the previous year, as well as for more than 365 days, as well as for more than 365 days in the preceding 4 financial years, in the 4 financial years। okay, therefore he qualifies as a resident, therefore he qualifies as a resident। ओके, इसके बाद में हम लोग लिखेंगे therefore he qualifies as a resident। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे further since Mr. Z was a resident in 2 years, in 2 years out of previous 10 financial years, however Mr. Z was in India for a period of 520 days in the preceding 7 financial years, in the 7 financial years। therefore he qualifies as not ordinary resident, therefore he qualifies as a not ordinary resident, section 6 subsection 6। ओके, अभी देखिए हमारा आंसर पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लिख देंगे इट इज इररिलेवेंट। ये हम रेड से पेन या ब्लैक पेन से लिखिएगा अपनी कॉपी में। इट इज इररिलेवेंट whether Mr. Z is a citizen of India, is a citizen of India or not under both the situations
situations, under both the situations, he will qualify as, he will qualify as a not ordinary resident, as a not ordinary resident, as a not ordinary resident. ओके, सो देखिए अब मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर बोला है कि इन द केस, ये सबसे पहले तो जो अपनी फर्स्ट कंडीशन होती है ना 182 डेज वाली, वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर हम लोग चेक करेंगे अपनी दूसरी कंडीशन। सो वो इंडिया में 60 डेज से ज्यादा था प्रीवियस ईयर, और वो 365 से ज्यादा दिन भी था 4 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो वो क्या बन गया, एक रेसिडेंट बन गया। फर्दर हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वो रेसिडेंट था 2 ईयर्स में, और प्रीवियस 10 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर वो 2 ईयर्स में रेसिडेंट था। However, Mr. resided in India for a period of 520 days in the preceding 7 financial years. Therefore, he qualifies as a not ordinary resident, section 6, subsection 6. Okay. और इसके बाद में लिख दीजिएगा, it is irrelevant whether Mr. Z is a citizen of India or not. Under both the situation, he will qualify as not ordinary resident. क्योंकि देखिए जो हमारे जो इंडियन और फॉरेन सिटीजन वो जो इम्पैक्ट डालते हैं वो डालते हैं नॉन रेजिडेंट इन इंडिया या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन ये तो सीधा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। वो फिर एनआर वाली कैटेगरी में हमको चाहिए होते हैं, लेकिन ये तो अपनी रेजिडेंट की कैटेगरी है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी है ही नहीं, तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अभी आप लोग लिखिए एक क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस क्या क्या है इसके, और फिर हम लोग चलेंगे एचयूएफ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लिखिए, वाई ए फॉरेन सिटीजन, वाई ए फॉरेन सिटीजन, वाई ए फॉरेन सिटीजन, वाई ए फॉरेन सिटीजन resides in India, resides in India, resides in India during the previous year, during the previous year 2020 to 21, 2020 to 21, 2020 to 21 for 83 days, for 83 days. Okay, determine his residential status, determine his residential status, determine his residential status, determine his residential status for previous year, for previous year 2020 to 21, 2020 to 21, assuming his stay, assuming his stay in India, assuming his stay in India during the last few previous years, during the last few previous years। और देखिए जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने का जो मोटिव है मेरा, वो है कि ताकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, जैसा कि मैंने फर्स्ट टाइम पे बताया था कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को एग्जाम में देखो तो आपको ये लगे कि आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि ये तो हम लोगों ने क्लास में ही किया है, और इससे आपके जो किया है 100% मार्क्स आप लोग कवर कर पाओ। प्रीवियस ईयर्स, ड्यूरिंग हिज प्रीवियस लास्ट फ्यू प्रीवियस ईयर्स आर एस फॉलोज। उसके बाद में आप लोग क्या लिखना है, उसके बाद में आप लोगों को लिखना है ईयर और डेज। उसके बाद में आपको एक बनाना है ईयर, और इधर आपको लिखना है डेज। ईयर में आपको सबसे पहले लिखना है 5 to 6 2000, 5 to 6, 6 to 7, 6 to 7, ये 10 डेज के डेटा मैं आपको दूंगा। 7 to 8 10 ईयर्स के, 8 to 9, 8 to 9, 9 to 10, 9 to 10, 10 to 11, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16, 15 ईयर्स के डेटा मिलेंगे आपको इसके अंदर। 15 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ईयर्स के मैं डाटा दूंगा आपको इसके अंदर। 16 to 17 और 17 to 18, 17 to 18। इसके बाद के आपको डाटा मिलेंगे
18 to 19, उसके बाद आपको मिलेंगे 19 to 20 के 19 to 20। ओके, ये जो आपके डेटा है ये है कुछ इस प्रकार। डेज आपको लिखना है इसके अंदर 220, 225 to 6 to 7 में 15, इसके अंदर आपको लिखना है 257, 110, 9 10 में आपको लिखना है 36, 10 11 में आपको लिखना है 115, इसके बाद 123, इसके बाद 65, 13 14 में आपको लिखना है 137, 137, इसके बाद आपको लिखना है 265, इसके बाद आपको लिखना है 310, इसके बाद आपको लिखना है 121, इसके बाद आपको लिखना है 175, इसके बाद आपको लिखना है 15, उसके बाद आपको लिखना है 67। सो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन जो अपना वो बोल रहा है वाई ए फॉरेन सिटीजन, वाई नाम का कोई व्यक्ति है वो है फॉरेन सिटीजन। ओके सर, हमको पता चल गया कि वाई जो है फॉरेन सिटीजन है, अपना आदमी नहीं है, अपने देश का आदमी नहीं है, हमें मिलता जुलता आदमी नहीं है, ये फॉरेन आदमी है। ओके सर, रिसाइड्स इन इंडिया, वो सर रहता है इंडिया में, बिल्कुल सर रहता है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 फॉर 83 डेज, ये किस में रहता है? ये 83 डेज रहता है। ओके सर, डिटरमाइन इस रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 2020-21 का डाटा आपको देखना है। सो ये आपको पता है सेक्शन 6 जो अपना सेक्शन जो होता है सेक्शन 6(1)(a) उसकी सेकंड वाली कैटेगरी में फॉल करेगा, मोर लेस देन 182 डेज। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा ये 60 डेज है, 60 डेज है बिल्कुल। फिर हम देखेंगे 365 है या नहीं है फॉर प्रीवियस ईयर्स में, वो हम लोग देखेंगे तो सेक्शन 6(1)(c) के अंडर में है। एज्यूमिंग हिज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स वर एज फॉलोज। ओके सर, सो अभी आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा मैं, आप लोग समझ लीजिए कि इसके अंदर ईयर इतने दे रखे हैं 15 इयर्स, तो क्वेश्चन पागल तो नहीं है। सो उसके अंदर हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। तो इसके लिए भलाई हमारी इसी में है कि हम इसके अंदर इसका रेसिडेंसी स्टेटस अभी से कैलकुलेट कर दें। रेसिडेंसी स्टेटस ये आपका आपके आंसर में करवा रहा हूं। तो रेसिडेंसी स्टेटस में देखिए फर्स्ट वाले में क्या है 220 डेज, फर्स्ट वाले में क्या है 220 डेज, तो ऑटोमेटिकली बन गया रेसिडेंट। फर्स्ट कंडीशन में ये बन गया रेसिडेंट। ओके सर, रेसिडेंट। इसके आगे आप लिखिए सेक्शन 6(1)(1) सेक्शन 6(1)(a), सेक्शन 6(1)(a) से ये क्या बन गया? ये बन गया सर रेसिडेंट। ओके सर, क्योंकि ये क्यों है? ये क्या है 220 डेज, ये क्या है सर 220 डेज, सॉरी ये आपका 220 डेज, तो ये रेसिडेंट है बिल्कुल। सेकंड कंडीशन में आपको देखना है जो अपनी है 6 to 7, उसके अंदर आपको देखना है ये कितने डेज है 15 डेज है। सो ये 15 डेज है, सो ये कोई सी भी कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा। ये लेस देन 60 डेज वाले में तो आप सब में लिख दीजिए नॉन रेसिडेंट, इसमें तो आप सीधा लिखिए नॉन रेसिडेंट, जिसमें भी 60 डेज से अंडर है। 36 नॉन रेसिडेंट, ओके 15 नॉन रेसिडेंट, ओके ये नॉन रेसिडेंट बन गया। अभी बात करें 7 8 की 257 डेज, तो सेक्शन 6(1)(a) में ये आ जाएगा मोर देन 60 डेज, बिल्कुल 60 डेज। और इसके लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के डेटा हम देखते हैं तो ये है 110। हम इस वाले कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इसके 4 रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 110 सर, प्लस 36 सर, प्लस 115 प्लस 123, ओके 384 डेज आता है, जो कि 365 या इससे ऊपर चाहिए, तो ये बन गया रेसिडेंट। ये बन गया रेसिडेंट 7(8) में। ओके सर, ये बन गया 7(8) में रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(c) के अंडर, सेक्शन 6(1)(c) के अंडर में। ओके सर, अभी बात करें 8 9 की, तो जब हम बात करेंगे 8 9 की तो ये है 110 डेज। तो दोबारा हम देखेंगे इसके लास्ट 4 इयर्स का, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 115 प्लस 123 प्लस 65, ये भी 339 पहुंच गया। तो ये 365 डेज से कम है। ओके, अब ये नोटिस सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें बन जाएगा NR सेक्शन 6(1)(a), सेक्शन 6(1)(a), ओके ये बन गया NR। अभी बात करें हम 2010-11 की, तो इसमें 115 डेज, तो इसके प्रीवियस 4 इयर्स देखते हैं हम। सो ये है 115 के आगे 123 प्लस 65 प्लस 137 प्लस 265, ये बच गया 590, मतलब ये बन जाएगा रेसिडेंट। ये 2010-11 में बनेगा रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(c), रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(c),
देखिए जब आप अपने एग्जाम में सेक्शंस वगैरह लिख के आओगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट नॉलेज है, सो वो कंप्लीट मार्क्स देगा इस टॉपिक के अंदर, आपको आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, इसलिए हमें पूरे सेक्शंस वगैरह लिख रहे हैं। 11 12 में 123 डेज, तो इसके अंदर भी 4 प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो 65 प्लस 165 प्लस 137, 65 प्लस 137 प्लस 265 प्लस 310, सो ये बन जाएगा 777, मतलब ये बन गया रेसिडेंट, ये बन गया रेसिडेंट 11 12 में रेसिडेंट, और जो सेक्शन है वो यही होगा सेक्शन 61C। ओके, ये बन गया रेसिडेंट। 12 13 में ये है 65 डेज, 60 डेज से ऊपर हो गया तो 137 प्लस 265 प्लस 310 प्लस 121, ये आएगा 833 डेज, मतलब इसमें भी क्या बनेगा, इसमें भी बनेगा रेजिडेंट। 2012 13 में भी क्या बनेगा, रेजिडेंट सेक्शन 61C, रेजिडेंट सेक्शन 61C। ओके सर, बात करें 13 14 की, 13 14 की जब हम बात करेंगे तो ये बनेगा, ये देखिए 137 डेज, सो इसके हम देखेंगे लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो 265 प्लस 310 प्लस 121 प्लस 175, ये बनेगा 871 डेज। तो 13 14 की जब हम बात करेंगे ये बनेगा इसके अंदर नॉन रेजिडेंट सेक्शन 16C के अंडर में, क्योंकि देखिए ये है 137 डेज इस ईयर के अंदर, लेकिन जब इसके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स का देखेंगे, इसके बाद पीछे वाले ईयर्स का देखेंगे तो ये बनेगा 65 प्लस 123 प्लस 115 प्लस 36, तो ये आएगा 339, जो कि 365 से कम है, तो ये बन जाएगा नॉन रेजिडेंट, ये बन जाएगा सर नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट ये बनेगा सेक्शन 61C के अंडर में, सेक्शन 61C। इसी प्रकार से आपको लास्ट 4 प्रीवियस ईयर के डेटा कैलकुलेट करते हुए चलना है। सो मैं सीधा लिख देता हूं इनको, अब बचे हुए को, ये बाकी के सारे तो मैंने आपको समझा ही दिए हैं। सो अगर अपन बात करें 14 15 की, सो ये बन जाएगा रेजिडेंट सेक्शन 61A, रेजिडेंट सेक्शन 61A के अंडर में ये बन जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं करेगा अपने को। 15 16 बनेगा रेजिडेंट सेक्शन 61A, रेजिडेंट सेक्शन 61A। ओके, अगर मैं बात करूं 16 17 की, तो बनेगा रेजिडेंट सेक्शन 61C, सेक्शन 61C। ओके, अगर मैं बात करूं 17 18 की, तो ये बनेगा रेजिडेंट सेक्शन 61C, रेजिडेंट सेक्शन 61C। ओके, अगर बात करूं 19 20 की, तो ये बनेगा रेजिडेंट सेक्शन 61C, रेजिडेंट सेक्शन 61C। यही इस क्वेश्चन का पूरा खेल था। हमको पता चल गया रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी। अभी हमको चाहिए सिर्फ लास्ट के 10 प्रीवियस ईयर्स, मतलब हमको जो डेटा चाहिए वो चाहिए, हमको इसका डेटा चाहिए 10 11 से, 10 11 से, मतलब कि यहां से हम इसको इसका डेटा चाहिए, ऊपर वाला डेटा इसको आप भूल जाइए, ये सिर्फ मैंने आपको क्वेश्चन के लिए करवाया था, देखने के लिए, तो आप समझ सको कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट आपको इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेट करना है। इस वाला डेटा इसको आप भूल जाइए, ये डेटा आपके लिए नो यूज है। ओके, सो अभी देखेंगे हम, अभी इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए सबसे पहले इंडिया में कितने दिन रहा है सर, ये इंडिया में प्रीवियस ईयर में रहा है ओनली, ये इंडिया में ओनली रहा है जब ये आया था तब ये रहा था करंट 83 डेज, तो 60 डेज वाली कंडीशन लगेगी सेक्शन 61C वाली। और उसके अंदर लास्ट 4 प्रीवियस ईयर का पूछा है ना, 4 प्रीवियस ईयर का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो हम लोग देखेंगे 4 प्रीवियस ईयर 121 175 15 और 67, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है 121 प्लस 175 प्लस 15 और प्लस 67, ये आएगा सर 378। तो 378 आती है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेजिडेंट, रेजिडेंट ये बन जाएगा, तो हम देखेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जो इसमें नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो सेक्शन 66 बोलता है, वो बोलता है एनआर इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स, तो एनआर ये सिर्फ 2 ईयर्स में तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, और 729 डेज और लेस, 729 डेज और लेस इन 7 इक्वल 7 11 7 प्रीवियस ईयर, तो ये 4 ईयर्स तो ये है, उसके अंदर हम 3 ईयर्स और प्लस कर देंगे, ये वाली 310 प्लस 310 प्लस 265 प्लस 137, तो ये टोटल आएगा 1090, मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो हम देखेंगे रेजिडेंट इन 2 और ग्रेटर देन 2 इन आउट ऑफ 10 प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो 2 या 2 साल से ज्यादा रेजिडेंट है, बिल्कुल है सर,
8 टाइम्स रेजिडेंट है, और 729 और ग्रेटर देन इन लेस 10 प्रीवियस ईयर्स, बिल्कुल लेस 7 प्रीवियस ईयर्स के अंदर ये 729 से ज्यादा ही है, तो ये बन जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी हम लोग लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कि हम इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, और अपना लास्ट इलिस्ट्रेशन है इस वाले रेजिडेंसी स्टेटस का, फिर हम देखेंगे इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है। सो चलिए इसका लिखते हैं इसका सॉल्यूशन एज पर सेक्शन 6 1A, as per section 6 1A, Mr. X was in India. Mr. X was in India. Mr. X was in India for less than 128 days. For less than 128 days. 128 days. Okay. As per section 61C, as per section 61C, as per section 61C, as per section 61C, देखिए मिस्टर वाई था, इसके अंदर था मिस्टर वाई, मैं दोबारा मिस्टर एक्स लिख दिया मैंने, मिस्टर वाई था इसके अंदर। एज पर सेक्शन 61C, वाई वॉज इन इंडिया, वाई वॉज इन इंडिया for more than 60 days, for more than 60 days, for more than 60 days in the previous year, in the previous year, and for more than 365 days, and for more than 365 days, and for more than 365 days in preceding 4 financial years, in preceding 4 financial years, in preceding 4 financial years, that is 67 plus 15 plus 175 plus 121 days, okay। इसका बाद आपको लिखना है therefore Mr. Y qualifies as a resident for previous year 2020 to 21 ओके। इसके बाद हमने इसका एनालिसिस किया, तो अभी हम इसकी आगे वाली कंडीशंस भी इसके अंदर मैच करेंगे, तो हम लिखेंगे सॉरी एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6, मिस्टर वाई वॉज नॉट एन आर, मिस्टर वाई वॉज नॉट एन आर नॉन रेजिडेंट in last 9 years, in last 9 years out of 10 financial years, therefore he does not qualify, therefore he does not qualify as a not ordinary resident, as a not ordinary resident, okay। Further he doesn't satisfy the second condition of section, the second condition of section 6 subsection 6, that is IE means that is he was in India for more than 729 days in the 7 previous financial years, in the 7 previous financial years, in the 7 previous
financial year. Okay, therefore Mr. Y is an ordinary resident. ओके, तो ये था आपका इसका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का. सो बिल्कुल आप, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे. इसके अंदर बोला है कि एज पर सेक्शन 6(1)(a) मिस्टर वाई वाज इन इंडिया फॉर लेस देन 128 डेज. 128 डेज से वो लेस देन था. ओके, ये देखिए, ये 128 डेज नहीं होगा, ये 182 डेज होगा. ये होगा 182 डेज. वन मिनट, ये हम लोगों ने यहाँ पे गलती कर दी. 182 डेज, ये आएगा 182 डेज. ये 182 डेज से लेस देन था, गलती से हम लोगों ने लिख दिया 128. ओके, कोई बात नहीं, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो थोड़ी सी गलती हो जाती है. 182 डेज से कम था ये. So as per section 6(1)(c), Y was in India for more than 60 days in the previous year and for more than 365 days in the preceding 4 financial year. उसका आप कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दिया. 4 कौन कौन से गिनने आपको, 67 प्लस 15 प्लस 175 प्लस 121, ये आएगा 378, जो कि 365 से बड़ा है. ओके, हम लिखेंगे therefore Mr. Y qualifies. Therefore, Mr. Y qualifies as a resident for the previous year 2020-21. इसके बाद हम देखेंगे as per section 6(6), Mr. Y was not an NR in last 7 years out of 10 financial years. Therefore, he does not qualify as a not ordinary resident. ये 9 out of 10 years NR नहीं था, तो ये not ordinary resident नहीं है. Further, it doesn't satisfy the second condition of section 6/6. तो सेक्शन 6 की जो सेकंड कंडीशन है कि he was in India for more than 729 days in the 7 previous financial year, या उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सो हम बोलेंगे मिस्टर वाई इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. ओके, अभी देखिए मैंने जो आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन छाटे थे, जो आपको करवाने के लिए, वो मैं करवा चुका हूं. अभी हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शंस टू द एडिशनल रेजिडेंसी कंडीशंस अंडर सेक्शन 6(1)(c). जो अंडर सेक्शन जो 6(1)(c) है ना अपना, उसकी कुछ एक्सेप्शंस है. 6(1)(c) वही 60 डेज एंड 365 डेज और लेस देन 365 डेज इन 4 प्रीवियस ईयर. उस वाले जो अपने उसके एक्सेप्शंस क्या क्या है, तो हम लिखेंगे एक्सेप्शंस टू द एडिशनल रेजिडेंसी कंडीशंस, to the additional residency conditions under section 6(1)(c). ओके, अभी हम इसका देखेंगे. तो देखिए, इसके सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना एक फ्लो चार्ट छोटा सा. सो फ्लो चार्ट बनाते हैं हम सबसे पहले. चलिए, इसके अंदर हमको देखनी है 3 कंडीशंस. इसके अंदर हमको देखनी है 3 कंडीशंस. सो 3 कंडीशंस के लिए मैं पहले एक फ्लो चार्ट से आपको समझाऊंगा ये वाला क्वेश्चन भी मैं. ओके एंड देन हियर. ओके, सो इसके लिए 3 आप लोग सबसे पहले अपनी एक लाइन बना लीजिए, फ्लो चार्ट सा बना लीजिए. सॉरी, इसका बाद आप लिखिए फर्स्ट वन कंडीशन जो है वो है एन इंडियन सिटीजन who lives India for employment outside India, for employment outside India. ओके, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. इसके लिए देखिए, इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो लीव करता है इंडिया को फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. इसके लिए आप एक पेन चेंज करके लिखिएगा, नॉट एप्लीकेबल टू persons who lives India for employment inside India, for employment inside India. अभी आप लोग कहोगे कि सर जो आपकी फर्स्ट कंडीशन थी ना कि इंडिया से बाहर जाने वाली, वो तो समझ में आ गई, लेकिन ये जो आपने सेकंड कंडीशन लिखा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये बिल्कुल हमारी समझ से दूर है. तो चलिए अब इसको समझते हैं. इसका मतलब है
कि जैसे कि मान लीजिए कोई मिस्टर है, मिस्टर शिवम है, कोई मिस्टर शिवम जो एक सीएमए है, बहुत ही अच्छी सीएमए है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर वो काम करते हैं। 20 लाख रुपीज उनका पैकेज है और उनकी बहुत ही अच्छी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विश्वसनीय है और बड़ी पोजीशन पे है पूरी कंपनी के अंदर, रिलायंस के अंदर 2 साल उनको काम करते हुए हो गए। अभी जैसे मान लीजिए उनको टेस्ला कंपनी है, यूएसए से टेस्ला कंपनी से उनको फोन आता है कि हम आपको देंगे 30 लाख रुपीज, आप यूएसए आ जाओ। जो मिस्टर शिवम है वो रिजाइन देके टेस्ला कंपनी में यूएसए चले जाते हैं। उस कंडीशन में देखिए क्या हुआ, उन्होंने इंडिया छोड़ा फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। उस कंडीशन में उनको एग्जेप्शन लागू होगा। लेकिन अगर मान लिया इसी केस में मिस्टर शिवम की जो कंपनी है, इसी केस को अगर हम दोबारा विजुअलाइज करें कि शिवम इंडिया में काम कर रहे हैं रिलायंस जियो में, और रिलायंस जियो अपना कोई दूसरा प्लांट खोलती है पेरिस में, तो वहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बोलते हैं कि सर हम पे आपको विश्वास है, तो आप जाइए वहां पे और 1-2 साल रह के आइए और फिर हम आपको वापस बुला लेंगे, आप वहां पे उसको सेटअप करवा के आइए रिलायंस जियो वाले को। रिलायंस जियो वाला जो अपना प्लांट है वो पेरिस में। उस केस में देखिए क्या हुआ, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट था वो इनसाइड इंडिया ही है, लेकिन वो लोग बाहर गए हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, मिस्टर शिवम बाहर गए हैं, उनको ये कंडीशन जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, अभी अपन बात करते हैं सेकंड वाली कंडीशन की। सेकंड वाली कंडीशन जो है वो अपनी बोलती है एन इंडियन सिटीजन, वो बोलती है एन इंडियन सिटीजन who lives India as a member of crew of इंडियन शिप। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो, जैसे मान लीजिए शिप होती है इंडियन शिप, उसके अंदर 5 जो मतलब झाड़ू वाला भी चाहिए और मतलब उसके अंदर स्टाफ भी चाहिए, उसके अंदर खाने बनाने वाला स्टाफ भी चाहिए। तो ऐसे अगर स्टाफ के अंदर आप हो और आप लीव कर रहे हो इंडिया को और आप एक मेंबर हो क्रू ऑफ इंडियन शिप के, तो भी आप क्या हो, तो भी आपको एक्सेप्शन जो है लगेगा। ओके, अभी देखिए जो थर्ड वाला मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार अमेंडमेंट आया है 2021-22 में, और एग्जामिनर की देखिए जब से हम पास्ट पेपर्स का अगर हम एनालिसिस करें तो एग्जामिनर्स की ये चाहत रही है कि जहां पे अमेंडमेंट होता है वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होता है। तो ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ध्यान से समझिएगा। एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who stays outside India, but visits India during the previous year। ये आया आपका अमेंडमेंट, 2020 असेसमेंट ईयर में, 2021-22 वाली ईयर में, असेसमेंट ईयर में आया है। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए ये बिल्कुल ये है इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए ये क्या है, ये बोलता है एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, इट मींस अ पर्सन वो यूजुअली स्टेज आउटसाइड इंडिया बट हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश था, वो भी अपना पहले इंडिया के अंदर ही था। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, नो मैटर वो पैटर्नल है मैटरनल है, मम्मी की साइड से या पापा की साइड से, किसी भी साइड के अगर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आपके नाना जी दादाजी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो आप हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो एन इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो स्टेज आउटसाइड इंडिया बट विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो रहता तो है आउटसाइड इंडिया बट विजिट करता है इंडिया को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, अभी इसके लिए देखिए 2 कंडीशंस और हैं। इस वाली अनडिवाइडेड फैमिली में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसके लिए फिर 2 कंडीशंस और लगती हैं। वो 2 कंडीशंस कौन सी, चलिए देखते हैं। वो जो 2 कंडीशंस हैं वो कुछ इस प्रकार है, उनको भी हम फ्लो चार्ट से ही समझेंगे, इसके नीचे ही हम फ्लो चार्ट को बनाएंगे क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वाली बोलती है इंडियन इनकम इज ग्रेटर देन
₹15 लाख, इज ग्रेटर देन इंडियन ₹15 लाख। सेकंड वाली बोलती है इंडियन इनकम, इंडियन इनकम लेस देन ₹15 लाख, लेस देन ₹15 लाख। ओके, सो इसकी जब हम इसकी सब कंडीशंस देखते हैं, सो अगर उसकी इंडियन इनकम, अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और वो प्रीवियस ईयर के अंदर इंडिया में आया और अगर उसकी इंडियन इनकम वो लेस देन 15 लाख है, तो उसको हम लिखेंगे एडिशनल कंडीशंस नॉट एप्लीकेबल। सो इस केस में इसको क्या होंगी, एडिशनल कंडीशंस नॉट एप्लीकेबल, एडिशनल कंडीशंस कौन सी होगी अभी हम लिखेंगे, और इसके अंदर हम लिखेंगे सेक्शन 61C नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 61C नॉट एप्लीकेबल। ओके, अगर उसकी इंडियन इनकम है वो ₹15 लाख से ज्यादा है, सो हम उसको और कंडीशंस अप्लाई करेंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे एडिशनल कंडीशंस एप्लीकेबल। मतलब कि जो एडिशनल कंडीशंस का जिक्र हम लोगों ने यहां पे किया था, एडिशनल, ये मैंने कंडीशनल लिख दिया है दोबारा, एडिशनल कंडीशंस एप्लीकेबल, जिसका यहां पे जो मैं जिक्र कर रहा हूं ना वो ये वाली कंडीशंस है। उसके अंदर जो सबसे फर्स्ट वन कंडीशन है, ये मैंने आपको बिल्कुल समझाने के लिए एरो लगा दिया है, बाकी ये नहीं कि ऐसा कि नहीं है कि ये एरो जो है ये उसके लिए है, ये मैंने बोला ये वाली कंडीशंस। फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो अपनी है, इस कंडीशन के अंदर ये बोलता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये रहा अपना साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू का जो मैं अभी बनाऊंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डेज स्टे इन इंडिया, 120 डेज स्टे इन इंडिया, 120 डेज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर एंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और नहीं है, एंड है, एंड सेकेंड वाली जो कंडीशन है वो अपनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज स्टे इन इंडिया, 365 डेज स्टे इन इंडिया इन 4 preceding financial years, इन 4 preceding financial years। अगर ये वाली कंडीशन हो जाती है तो फिर क्या होगा सर, तो फिर अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया आता है प्रीवियस ईयर में, और अगर वो ये वाली कंडीशन से, अगर उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से कम है तो उसको ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल करेंगे ही नहीं, और अगर उसको 15 लाख से उसकी इंडियन इनकम ज्यादा है, मतलब वो 15 लाख रुपीज से ज्यादा इंडिया से अर्न कर रहा है फाइनेंशियल ईयर में, सो उसको दो कंडीशन लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डेज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 365 डेज स्टे इन इंडिया इन 4 preceding फाइनेंशियल ईयर। अगर दोनों कंडीशन उसने फुलफिल कर दी तो बधाई हो, वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, वो बन जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट, ये एक मिनट मैं लिख देता हूं अच्छे से इसको, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सो मैंने आपको एक्सेप्शन केस थे वो भी बता दिए, उनको समझा भी दिया एक्सेप्शन केस को। सो ये था अपना फ्लो चार्ट, बिल्कुल ये था अपना फ्लो चार्ट नोट, ये इसका जो इसके कंडीशंस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, उनका एक चार्ट था। तो एक चार्ट आई थिंक आप लोगों ने रजिस्टर बना लिया होगा, आप इस वीडियो के अंदर इसको पॉज करके बना सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो अभी देखिए, अभी आप लोग क्या करना है, अभी आप लोगों को जो मैंने इसके चैप्टर के अंदर जो भी अपने थे इसके कंडीशंस थी, जो कि अपनी कंडीशंस थी सॉरी, कि जो भी अपनी इंडिविजुअल की रेसिडेंसी स्टेटस को असरटेन करते समय जो भी अपने कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, वो सारी की सारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी है इस वाली के अंदर। अभी जो भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम बात करेंगे, सबसे पहले उसके अंदर हम बात करेंगे अपनी एचयूएफ की हम बात करेंगे, एचयूएफ का रेसिडेंसी स्टेटस कैसे लिखा जाता है। और ये मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि जो भी जोन है वो इंडिविजुअल में ही है, इंडिविजुअल हमने पूरा पढ़ लिया है, इसको आप नोट्स बनाते होंगे आई थिंक। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप नहीं बनाए तो उनको बनाएं,
वीडियोस दोबारा वॉच करके, और अगर आपने बना लिए हैं तो आप उनको एक बार फिर रिवाइज करें, क्योंकि इंडिविजुअल का ही कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर मेन है। इससे आगे इसके अंदर कोई इतना हार्ड कंसेप्ट नहीं है, इनकी सभी की एक एक दो दो कंडीशंस है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी फर्स्ट क्लास में भी, और एक बार जैसे ही वो मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा आपको वो हो जाएगी बाय हार्ट, तो उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आई थिंक आज का जो अभी हमारा लेक्चर है ये नियर अबाउट 1 आवर हो गया है। सो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, एंड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे CMA.Adda, और उसकी जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में भी डला हुआ है। अगर वैसे नहीं मिलता तो सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन से लिंक नहीं खुलता तो सर्च करेंगे तो आपको चैनल अगर एक ही मिले तो बहुत बढ़िया, बहुत सारे मिले तो आप क्या कीजिए, मैच कीजिए कि अपना जो यूट्यूब चैनल का लोगो है और जो टेलीग्राम चैनल का लोगो है वो एक है नहीं है, फिर आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आप हमको डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, सो अब मिलेंगे अगली क्लास में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग मिलेंगे। टिल दैट थैंक यू, एंजॉय, ओके।